नमस्कार। प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बड़ी बहस में। सीएम गहलोत ने यूथ एक्सीलेंस सेंटर का उद्घाटन करते हुए कहा कि राजस्थान में सरकार सरकारी नौकरी में प्रदेश के युवाओं को 100% तक रिजर्वेशन देने की तैयारी कर रही है। सरकार इसके लिए कानूनी पहलू का प्रशिक्षण करा रही है। अगर कोई अड़चन नहीं आई तो राजस्थान में होने वाली सरकारी भर्तियों में राज्य के बाहर के अभ्यर्थी शामिल नहीं हो सकेंगे। यह बड़ा ऐलान सीएम की ओर से किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को यूथ एक्सीलेंस सेंटर के शिलान्यास समारोह में यह संकेत दिए। गहलोत ने कहा कि प्रदेश में पिछले कुछ वक्त से सरकारी नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को आरक्षण देने की मांग उठ रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भावना के हिसाब से कहते हैं कि वह ठीक नहीं है। मैं स्टडी करवा रहा हूं। अगर ऐसी स्थिति बनी देश के अंदर तो राजस्थान पहला राज्य होगा जहां युवाओं को पूरा आरक्षण मिलेगा। हमारे बच्चों की ही नौकरियां लगनी चाहिए। गहलोत ने कहा कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि यह आप कर नहीं सकते हैं। एक दो राज्यों ने फैसला किया, उसे मैं दिखवा रहा हूं और यह वादा है मैं आज आप लोगों से ही कर रहा हूं। मैं खुद चाहता हूं कि ऐसा काम करें कि आप खुद भी याद करते रहें। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में सरकार बनने के बाद 1,25,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल चुका है और 1 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन है, जबकि 1 लाख और भर्तियों को किया जाएगा। ऐसे में 3 लाख पदों पर युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। फिर भी युवा धरना देते हैं, जो पूरी तरीके से गलत है। सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान में इस बार बजट युवाओं पर केंद्रित होगा। मैं चाहता हूं कि खेल मंत्री, युवा बोर्ड के पदाधिकारी, आप सभी लोग देश भर की युवा नीतियों का अध्ययन करें। उनमें से जो भी नीति युवाओं के लिए फायदेमंद है हमें बताएं, हम उसे राजस्थान में भी लागू करेंगे ताकि प्रदेश के युवाओं को हर संभव मदद मिल सके। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं पर अग्निपथ योजना थोप दी है, जिससे 4 साल में ही युवा बेरोजगार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पेंशन जैसी सुविधा भी नहीं दी जाएगी, जिससे युवाओं के भविष्य को खतरे में डाला जाएगा। ऐसे में केंद्र सरकार को इस योजना को लागू करने से पहले लोकसभा राज्यसभा में चर्चा करनी चाहिए थी, ताकि युवाओं के हित को ध्यान में रखते ही तरीके से फैसला लिया जा सके। केंद्र सरकार सिर्फ कानून थोपने में विश्वास रखती है, जो कि गलत है। सीएम गहलोत ने कहा कि देश भर में युवा उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरी तरीके से गलत है। हमें शांतिप्रिय तरीके से अपनी बात करनी चाहिए। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना किसी भी मांग का समाधान नहीं है। तो जिस तरीके से सीएम अशोक गहलोत की ओर से यह बयान सामने आया है, जिस तरीके से 100% आरक्षण प्रदेश के युवाओं को देने की बात की गई है नौकरियों में, ऐसे में सीएम अशोक गहलोत के बयान के बाद से ही सियासत जो है वो इस बयान पर शुरू हो चुकी है और वार पलटवार का सिलसिला भी अब शुरू हो चुका है। जहां एक और पक्ष की ओर से यानी कि खुद सीएम अशोक गहलोत की ओर से यहां पर बयान दिया गया है, तो वहीं विपक्ष की ओर से भी अब बयान आने शुरू हो चुके हैं। तो वहीं आज की बड़ी बहस की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीएम अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा है, उनका बयान किस तरीके से है, वो सुनवा देते हैं। हम बड़े रूप में चाहते हैं। राजस्थान के अंदर अभी एक मांग उठी कि बच्चे जो राजस्थान के लिए आरक्षण कर दिया जाए। आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो नहीं सकता, परंतु कुछ राज्यों ने शुरुआत करी अभी ये, वो सिर्फ अपने वहां के बच्चों को ही भर्ती देंगे। वो सुप्रीम कोर्ट की भावना के कहते हैं कि वो ठीक नहीं है। मैं उसको एग्जामिन करवा रहा हूं। अगर ऐसी स्थिति बनी देश के अंदर, आप निश्चित रूप राजस्थान पहला राज्य होगा जो हमारे यहाँ के बच्चों का पूरा आरक्षण करेगा कि राजस्थान के बच्चों की नौकरी लगनी चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं आपको, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप ये कर नहीं सकते। एक दो राज्यों ने इसको फैसला कुछ किया है, क्यों किया है, कैसे किया है, वो मैं दिखवा के देखूंगा। तो मैं कुछ चाहूंगा कि आपके लिए ऐसा काम करें जो आप खुद भी याद कर सकें। हम बड़े रूप में चाहते हैं। राजस्थान के अंदर अभी एक मांग उठी कि बच्चे जो राजस्थान के लिए आरक्षण।
तो यहाँ पर आपने सुना सीएम अशोक गहलोत को, किस तरीके से सीएम अशोक गहलोत जो हैं वो यहाँ पर बयान दे रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने कहा है कि अगर संभावना हुई तो प्रदेश में 100% आरक्षण युवाओं को नौकरियों में दिया जाएगा। और जिस तरीके से सीएम अशोक गहलोत की ओर से बयान दिया गया है, इसकी ओर से अब विपक्ष भी जो है अब सीएम अशोक गहलोत पर हमलावर हो रहा है, प्रदेश सरकार पर हमलावर हो रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर 100% आरक्षण देने की बात निकलकर राजस्थान में सामने आई है, इसके बाद से लगातार राजस्थान में सियासी हलचल जो है वो तेज हो चली है। और वहीं दूसरी ओर अगर बात सीएम अशोक गहलोत को लेकर करें तो सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार को लेकर भी यहां पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र जिस तरीके से अग्निपथ योजना लेकर आई है, ये भविष्य के जीवन के लिए खतरा है, ये युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने का काम अग्निपथ योजना के माध्यम से कर रही है। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे और हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले आप सभी से उनकी मुलाकात करा दो। भरत बेनीवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय रोजगार संघ से। राखी राठौर जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। और स्वर्णिम चतुर्वेदी जी जुड़े हैं, कांग्रेस नेता हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान के मंच पर। और सबसे पहला सवाल यहाँ पर जिस तरीके से 100% आरक्षण देने की बात अब कही जा रही है राजस्थान के युवाओं को, भरत बेनीवाल जी आपसे ही चर्चा की शुरुआत करूंगा। आपने भी सुना यहाँ पर जिस तरीके से ये फैसला अब सीएम अशोक गहलोत लेने जा रहे हैं, किस तरीके से इस फैसले को आप देखते हैं? राजस्थान के ही युवाओं को 100% आरक्षण अब राजस्थान की नौकरियों में दिया जाएगा। जी हम इस फैसले का स्वागत करते हैं जी। किंतु क्या है, कई राज्यों में ये फैसला पहले भी किया गया था और उस फैसले में क्या है, सुप्रीम कोर्ट की जो एक बार पहले डिसीजन हुआ है उसके निर्देशानुसार मतलब संभव नहीं है ये चीज, लेकिन फिर भी हम कई राज्यों ने जो किया है उसमें कुछ कंडीशंस रखते हुए इन लोगों ने उसमें स्पेशली जो अपने ही राज्य को, जैसे पंजाब ने पंजाबी भाषा की जो है कि भी रखा, स्पेशली की कंडीशन रख दी कि भी पंजाबी भाषा आनी चाहिए। गुजरात में गुजराती भाषा के हिसाब से इस तरह से कई राज्यों में कर रखा है, लेकिन कुछ कंडीशंस रखते हुए हम लोग इसको कर सकते हैं। और जो 100% करने की बात है तो मुख्यमंत्री जी इसका लगातार हम लोग इसकी मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी से, और मुख्यमंत्री जी ने आज इसके लिए थोड़ा सा पॉइंट आउट किया, लेकिन उससे बहुत पहले से काफी समय से हमारा 2 से 3 साल हो गए लगातार इसको मांग को लेकर लगातार हमारे आंदोलन भी जारी है और लगातार इस मुद्दे को हम उठा रहे हैं। अगर इस पे थोड़ी सी अब चलो इन्होंने वास्तव में सीरियसनेस दिखाई है तो ये अच्छी बात है, लेकिन इसको जल्द से जल्द करें। ये ऐसा क्यों होता है कि मुख्यमंत्री जी की जब भी कोई जैसे बात होती है कि भी चाहे वो राजनीतिक मामला गड़बड़ाता है पूरे राजस्थान लेवल पे, कि भाई जैसे कोई सचिन पायलट जी का मामला हो या विपक्ष हावी हो, इस तरह की जब भी कोई घटनाएं होती है तो युवाओं से जुड़ी हुई मांगे इनको तुरंत याद आ जाती है सभी को। ये सरकार को तुरंत प्रभाव से एक के बाद स्टेप बाय स्टेप लेते हुए और तुरंत प्रभाव से इनका समाधान करना चाहिए। जैसे ही कोई मामला कहीं भी बिगड़ता हुआ दिखता है तब युवाओं की सबको याद आ जाती है कि युवा खिलाफ नहीं हो जाए। सरकारों को जो अपने वादे किए इन्होंने, वो वादे आज से पहले नहीं, हमने कांग्रेस से उस वक्त जब इन लोगों ने जब चुनाव लड़ा था तो हमने इन लोगों ने कहा था कि हम अपने मैनिफेस्टो में भी आपकी मांग को, जब ये विपक्ष में थे, मांग को रख रहे हैं, लेकिन आज तक इस पर कोई भी समाधान अब तक नहीं हो पाया। आज भी केवल स्टेटमेंट है, जब धरातल पे आ जाएगा तब हम मानेंगे कि सच में कुछ हुआ है, अन्यथा सरकार को बड़े आंदोलन का सामना भी करना पड़ेगा। और हमारी आंदोलन की तैयारी भी हो चुकी थी, अभी हमें इन्होंने वार्ता पे बुलाया और आरती डोकरा मैम से भी हम मिले और जो है कुलदीप रांका जी से भी मिले सीएमओ में, तो इन्होंने कहा है, आश्वासन भी दिया है कि हम जल्द से जल्द इसका करेंगे। अभी 2 दिन पहले ही हम लोग मिले, पिछले शुक्रवार को भी, और आज भी हमारी सुबह वार्ता हुई है। जी ठीक है। राखी जी आपका रुख करूंगा, आपने भी सुना यहाँ पर किस तरीके से आप इस फैसले को देखती हैं, और अगर इस फैसले को देखा जाए तो कहीं ना कहीं राजस्थान के युवा हैं वो भी देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर काम करते हैं, नौकरी करते हैं। ऐसे में राजस्थान में इस तरीके से करना और केवल राजस्थान के युवाओं को ही नौकरी देना किस तरीके से ठीक, किस तरीके से गलत? देखिए अभिषेक जी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक भावना थी, एक फेडरल सिस्टम की हम लोग बात करते हैं। निश्चित तौर पे जब राजस्थान के युवाओं को फायदा होगा तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी भी उसके साथ होगी। लेकिन हम आर्टिकल 16 की अगर बात करें, जिसका संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई रूलिंग्स दी पहले भी कि 100% आरक्षण गवर्नमेंट की जॉब में आप नहीं रख सकते। आर्टिकल 16 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति से जो हमारे देश का नागरिक है उसको कास्ट, क्रीड, रिलीजन, बर्थ प्लेस के माध्यम से कभी भी आप उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। और मुझे लगता
लगता है कि अगर इस तरह की बात अगर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो ये सिर्फ बयान से ऊपर कुछ नहीं है। बहुत खुशी होती अगर युवाओं के लिए सोचकर ग्राउंड लेवल पे कोई काम लेकर के आते, क्योंकि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कि मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे प्लेटफॉर्म से अनाउंस की, लेकिन अफसोस है कि वो ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं करा पाए। और बात सही की भरत जी ने कि अगर ये इंप्लीमेंट नहीं होगी तो ये सिर्फ और सिर्फ एक बयान के अलावा और कुछ नहीं होगी। यही प्रॉब्लम इस सरकार की है। और क्योंकि जब सरकार कभी क्राइसिस में आती है, कभी घिरती है, तो अलग अलग बयान देके चीजों को डाइवर्ट करने की बात की जाती है। मैं पूछना चाहती हूं मुख्यमंत्री जी से कि आपने जो फ्लैगशिप योजनाएं अब तक जो अनाउंस की हैं उनका क्या हाल है? कभी आपने उसकी समीक्षा की? आए दिन हम अखबारों के अंदर देखते हैं कि युवा संबल योजना, मेरे साथ जो प्रतिनिधि बैठे, मैं तो उनसे पूछना चाहूंगी, युवाओं की बहुत बात करते हैं ना, युवा संबल योजना के बारे में बताइए ना। आपने कहा था कि बेरोजगारों को भत्ता देंगे, क्या हुआ उसकी स्थिति? लेकिन नहीं बताएंगे, नहीं, उसको डाइवर्ट करना चाहेंगे। प्रॉब्लम क्या है? देखिए, जो भी जो स्कीम्स आती हैं या तो वो इंप्लीमेंट हो नहीं सकती, और अगर हो भी सकती हैं तो उसको करने की कार्य क्षमता हमारे में है ही नहीं। पिछले 2 महीने से हम सरकार गायब है, एब्सेंट 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 देख रहे हैं। कहां पर नीचे जाकर के ग्राउंड लेवल पे काम करेगी सरकार? इस बात में 100% संशय है, क्योंकि 3.5 साल के अंदर ये सरकार इंप्लीमेंट करने में, उसको ग्राउंड लेवल पे असली जामा पहनाने में बहुत ज्यादा, अमली जामा पहनाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में रही है। तो पास्ट रिकॉर्ड देखते हुए मुझे लगता नहीं कि इस बयान से ऊपर कोई भी बात मुख्यमंत्री जी की हो सकती है। चलिए ठीक है राखी जी, आपकी बात को सुना हमने। अब अंत में आते हैं यहाँ पर स्वर्णिम जी के पास। स्वर्णिम जी, आपसे इस पर कमेंट लेना चाहूंगा। आपने भी सुना यहाँ पर राखी जी को किस तरीके से राखी जी तमाम आरोप कांग्रेस पार्टी पर और खुद सीएम अशोक गहलोत पर लगा रही हैं, किस तरीके से जवाब देंगे आप? और सीधे तौर पर इसे केवल जुमला कहा गया है। देखिए अभिषेक जी, जुमला शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है, किस नेता के साथ भारतीय जनता पार्टी के, वो तो सारी दुनिया जानती है जी। जुमला शब्द जो है देश में मशहूर उन्होंने किया था, जो भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और आज केंद्रीय गृह मंत्री है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की आदत है। भारतीय जनता पार्टी ये भूल जाती है जब हमारी योजनाओं पे, हमारे कार्य क्षमता पर, हमारे कार्यों पर जब ये सवाल उठाते हैं तो ये भूल जाते हैं कि लगातार 3.5 साल से भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक ग्राफ जनता के बीच में गिरता जा रहा है इन्हीं योजनाओं की बदौलत। आप बताइए, मैं 2 सवाल करना चाहता हूं। मैं सबसे पहले तो एक जवाब देता हूं मुख्यमंत्री संबल योजना के बारे में। आपने कहा जिसमें हम 4,000 और 4,500 रुपए के जो है वहां पे बेरोजगारों को हमने भत्ता देने की बात की थी। तो इसमें आप अगर देखें तो अब तक, आज तक जो ये मार्च गया है, इसमें 4,83,000 युवा इसका लाभ प्राप्त कर चुके हैं। दूसरी चीज, मैं एक जो फ्लैगशिप योजना है हमारी, जिस हमने जो घोषणाएं की, बजट में वादे किए, चाहे 50 यूनिट बिजली फ्री देने की बात हुई, उससे आगे कोई इस्तेमाल करेगा तो उसमें हम सब्सिडी दे रहे हैं, ये बिलों में आ रहा है। ये राखी जी के यहाँ बिल नहीं आया होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन बिलों में आ रहा है। और सबसे बड़ी बात आप देखें, जो आप और योजनाएं हैं जो हमने लागू की, ओल्ड पेंशन स्कीम, वो हमने लागू की ताकि भविष्य सुरक्षित रहे। भारतीय जनता पार्टी ने क्या लागू की? अग्निपथ योजना, जिसमें कोई भविष्य ही नहीं है। दूसरी चीज, आप जब कंपेयर करेंगे तो हमने यहाँ पे लागू की मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, जिसके तहत आज 60 लाख से अधिक लोग आज लाभ प्राप्त कर चुके हैं। इसमें ये वो योजना है जिसमें प्रदेश का प्रत्येक नागरिक लाभान्वित होता है। क्या हिंदुस्तान में कोई ऐसी योजना है जिसमें 10 लाख रुपए तक का उसको मुफ्त इलाज मिलता हो? पूरे हिंदुस्तान की बात मैं कर रहा हूं। अब ये राखी जी ने बड़े प्रश्न उठाए मुख्यमंत्री जी की घोषणा को लेकर के। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जैसे हमारे साथी हैं भरत जी, इन्होंने मांग की है, ऐसे युवाओं ने मांग की है, वो उसका परीक्षण करा रहे हैं कानूनी पहलू। जब आप उस पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं राखी जी कि भारतीय जनता पार्टी जब प्रश्न चिन्ह लगाती है तो हाथ ही हाथ जवाब भी दे देना चाहिए कि इन्हीं की सरकार हरियाणा में जब इस तरह की घोषणा करती है तो फिर वो कैसे लागू होगी। तो हम भी परीक्षण करा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जब सभी स्टेट्स अपने अपने युवाओं को, अपने अपने क्षेत्रवासियों को आरक्षण देना चाहेंगे तो राजस्थान में भी ये योजना लागू होनी चाहिए, इस तरह की बात होनी चाहिए। इसी के लिए कानूनी इसका पहलू देखा जा रहा है। अब दूसरी चीज ये है, क्या मैं ये जानना चाहता हूँ राखी जी से, क्या भारतीय जनता पार्टी इसके विरुद्ध है? राजस्थान में लागू नहीं हो, सिर्फ हरियाणा में लागू हो, क्या ये कहना चाहती है? क्या ये बताना चाहती हैं कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जैसी बड़ी उत्कृष्ट योजना या ओल्ड पेंशन स्कीम जैसी योजना, क्या इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन सब का विरोध करती है? क्या ये नहीं मिलनी चाहिए?
क्या मुफ्त जो बिजली दी जा रही है 50 यूनिट तक, क्या भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करती है? और देखिए यही योजनाएं हैं जिनके कारण भारतीय जनता पार्टी जब 3.5 साल पहले हमने यहाँ पे विधानसभा का चुनाव लड़ा था, उसके पश्चात जितने चुनाव हुए हैं उनमें लगातार हारती आ रही है। और जिन सीटों पे ये 20,000 वोटों से चुनाव जीते थे, अभी बाई इलेक्शन में जमानत जब्त करा करके भारतीय जनता पार्टी बैठी है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो बड़े बड़े बातें कर सकती है। इनके नेता जो वादे करते हैं 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष, प्रधानमंत्री जी का वादा हवाई, पता नहीं इनके प्रधानमंत्री जी का वादा महंगाई कम करेंगे जी, कुछ पता नहीं है, महंगाई कम करने होने का नाम नहीं लेती है। इनके प्रधानमंत्री जी का वादा किसानों की आय दुगनी करेंगे, वो आय आज तक दुगनी नहीं हुई। इनका वादा कि साहब हम किसानों को जो लागत आएगा उसका 1.5 गुना एमएसपी देंगे, वो हवाई। आप बताइए ये क्या बात करते हैं? जुमले जो हिंदुस्तान की राजनीति में दिए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिए हैं। वो यही अमित शाह थे जिन्होंने घोषणा की थी। स्वर्णिम जी आपकी बात समझे, ठीक है स्वर्णिम जी आपकी बात यहाँ पर समझे, इस पर जवाब राकेश जी से लेंगे, इन्होंने ही कहा। ठीक है स्वर्णिम जी, ठीक है आपकी बात समझे। यहाँ पर हम जिस तरीके से लगातार ले लीजिए जवाब में सिर्फ ये पूछ लीजिए कि क्या राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी बंद करने की मंशा रखती है क्या? बस ये पूछ लीजिए। चलिए ठीक है, जवाब इस पर राकेश जी से लेंगे। राकेश जी आप जवाब दूं इनका? एक मिनट राकेश जी आपको पास आऊंगा, एक छोटा सा कमेंट यहाँ पे भरत बेनीवाल से मिलूंगा। मैं भरत मैं आपका रुख करूंगा। और यहाँ पर जिस तरीके से योजना की जिस तरीके से बातचीत चल रही है, जिस तरीके से सीएम ने खुद कहा है अशोक जी ने कि पाइपलाइन के अंदर है, इसको लेकर जो है अध्ययन किया जाएगा, और आपने भी कहा स्वागत करते हैं। लेकिन एक छोटा सवाल यहां पर यह है कि जिस तरीके से आप अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय रोजगार संघ के, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो बाहर के युवा हैं, जो दूसरे राज्यों के युवा हैं, उनके साथ भी यहां पर गलत हो रहा है? क्योंकि राजस्थान के भी तमाम युवा जो हैं दूसरे शहरों में, दूसरे राज्यों में जाकर जो है वो पढ़ाई लिखाई करते हैं, फिर वहीं पर वो सेटल होकर नौकरी करते हैं, और ऐसे में दूसरे राज्यों के युवाओं को राजस्थान में नौकरी नहीं मिलेगी। किस तरीके से देखते हैं आप? सर बिल्कुल, वी आर इंडियन, और राजस्थानी हो चाहे गुजरात से हो, चाहे एमपी से हो, चाहे हरियाणा से हो, सभी लोग भारतीय हैं। सबसे पहली बात तो ये है। लेकिन सर इस सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है कि दूसरे राज्य जब कोटा फिक्स कर सकते हैं तो फिर अपने राजस्थान में भी इस चीज पे कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना चाहिए। तो उसके अनुरूप हम लोगों ने इस बात को रखा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि भी राजस्थान में भी रखा तो हर बार 2 साल से सिर्फ रिसर्च चल रही है इस पे, ये बड़ा दुर्भाग्य है। इन मांगों को लेकर सरकार को वास्तव में पूरी तरह से सीरियस होना पड़ेगा, और सीरियस होते हुए इनको लागू करना चाहिए। और बाहरी राज्यों के कोटे का जो मुद्दा है ये लगातार चल रहा है। मैंने मेरे चिकित्सा विभाग में बाहरी राज्यों का कोटा पूरी तरह से एक तरीके से खत्म करवाने में हम लोग सफल रहे। 2012 में हमने आंदोलन किया, 2013 में हमने राजस्थान जैसे नर्सिंग काउंसिल, मेडिकल काउंसिल या पैरामेडिकल काउंसिल, उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है यहाँ की भर्ती में अप्लाई करने के लिए, और रजिस्ट्रेशन में कम से कम 2 से 3 महीने की प्रक्रिया पूरी होती है। तो जैसे ही फॉर्म आते थे तो बाहरी राज्यों के लोग पहले यहाँ का रजिस्ट्रेशन बनवाने में समय लग जाता था, उनको 2-2, 3-3 महीने लग जाते, तो ऑटोमेटिकली वो बाहर हो जाते थे भर्ती से। इस तरह से कोई ना कोई इनको काउंसिल बनानी चाहिए, शिक्षा काउंसिल, और उस काउंसिल के जरिए से रजिस्ट्रेशन का कुछ मैं सुझाव भी देना चाहूंगा। मैंने सरकार को सुझाव दिए, कुलदीप राठौर जी को, और इनको भी सुझाव दिया अभी हमने पिछली वार्ता में, कि इस तरह से इसको काम को रखा जा सकता है। आप काउंसिल में इन तरीके से रखिए आप सारे मामलों को, और पूरे पॉइंट टू पॉइंट हम लोग आपको तरीके भी बता देंगे। रिसर्च की जरूरत ही नहीं पड़ेगी गहलोत साहब को, अगर करने की मंशा होगी तो 100% ये काम हो सकता है। और सरकार से हम तो इतना ही कहना चाहते हैं कि युवा बहुत पीड़ित है। और सबसे बड़ी बात, बाहरी राज्यों का कोटा तो है ही है, लेकिन जैसे चिकित्सा विभाग में हम बाहरी राज्यों का कोटा एक तरीके से बाहरी राज्यों को 100% रोकने में कामयाब रहे। लेकिन जो है सबसे बड़ी बात, जो अदर फील्ड है, जो ज्यादा भर्तियां जिनमें आ रही हैं, जैसे दंत एक मेडिकल की वैकेंसी थी, डेंटल टेक्नीशियन, उस टाइम उसमें पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन, इसमें डेंटल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं होते थे उनके। तो क्या बाहरी राज्यों से फर्जी जो डिग्रियां बनवा के ला रहे हैं चिकित्सा विभाग में, आप चलो एक बार के लिए बाहरी राज्यों का कोटा तो रोक देंगे, लेकिन अपने ही राज्य के बहुत सारे लोग फर्जी डिग्रियां, फर्जी डिप्लोमे, 12th की मार्कशीट ये बनवा के यहाँ पे मेरिट आधार पे जो भर्तियां होती हैं, उस खाके को भी सरकार को बंद करना चाहिए। लिखित परीक्षा से मेडिकल विभाग की सारी भर्तियां वो होनी चाहिए। ये काफी सुधार हमें करने होंगे, तब जाके ये पूरा खाका सुधरेगा। क्योंकि बाहरी राज्यों का नाम ले लेके राजस्थान के भी तो फर्जी से इन सुधारों के बारे में हम बात करेंगे स्वर्णिम जी से, ठीक है भरत जी, इन सुधारों के बारे में स्वर्णिम जी से बात करेंगे। लेकिन इस बीच राकेश जी से एक बार जवाब लेता हूं मैं। राकेश जी, आपने भी सुना यहाँ पर स्वर्णिम जी को तमाम आरोप लगे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, जवाब दीजिए। जी देखिए अभिषेक जी, जिस तरह से अभी बात हो रही है, भरत जी जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात है कि क्योंकि भर्तियों के अंदर 2 बातें हैं। देखिए पहली बात कि
कि जो भर्तियां निकाली जाती हैं वो किस तरह से भेंट चढ़ती है। आज राजस्थान जो है वो पूरे देश भर में इस बात के लिए मतलब बात यह है कि वहां पे लगातार जो है आपकी भर्तियां जो है वो निरस्त हो रही हैं, नकल जो है यहाँ पे गिरोह परचम पर फैलाता है अपने, टॉप पे चल रहे हैं हम लोग। तो देखिए जब तक सरकारी भर्तियों के अंदर ये लोग इस तरह की एक्टिविटीज को रोकेंगे नहीं, तब तक मुझे लगता है ये सिर्फ और सिर्फ बयान से ऊपर कुछ भी नहीं होगा। दूसरी बात, अभी रीट लेवल 2 की इन्होंने जो बात की, मैं बताना चाहूंगी इन्हीं के मंत्री ये बात कह रहे हैं कि अगर सीबीआई की जांच होती तो ऊपर तक मंत्री इसके अंदर फंसते। क्यों मुख्यमंत्री जी आकर के ये बात नहीं कहते कि रीट लेवल 2 के अंदर जो ऊपर तक के लोग इन्वॉल्व थे उनको पनिशमेंट करने का काम नहीं किया। मैं पूछना चाहती हूं कि आपने तो नकल विरोधी कानून भी बनाया था, नकल विरोधी कानून बनने के बाद भी ऐसा क्यों हुआ कि कांस्टेबल की भर्ती के अंदर आपके पास प्रॉब्लम हो गई, उससे पहले जो भर्ती है ऐसा ही भर्ती उसमें आपको प्रॉब्लम हो गई, क्यों ऐसा हुआ? तो क्या है, सरकार अंदर बंद कमरों में बैठ करके जब काम करती है तो अल्टीमेटली रिजल्ट जो है वो सामने जनता के सामने जीरो लेवल पर आता है। अभी अभी उपचुनाव की बात कर रहे थे स्वर्णिम जी, मैं बताना चाहूंगी कि आज तक के इतिहास में राजस्थान में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो जिला प्रमुख की सीट है उसमें ज्यादा जो है विपक्ष में बैठी हुई पार्टी के लोग हों। आज 33 जिला प्रमुख में से 21 जिला प्रमुख जो है वो भारतीय जनता पार्टी के। अगर आपको पिक्चर दिखानी तो पूरी पिक्चर दिखाइए। जब आप उपचुनाव की बात करते हैं तो चुनाव सभी बताइए, आप बताइए क्यों ऐसा हुआ कि कांग्रेस सरकार के विरुद्ध हमने 33 जिला प्रमुख सीट में से 21 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ। तो ये निश्चित तौर पे कांग्रेस का। और जहां तक ये बेरोजगारी भत्ते की बात कर रहे थे, अभी युवा संबल योजना की बात करते हैं, मुझे लगता है शर्म आनी चाहिए आपको कि आप ये कह रहे हैं कि 4000 बेरोजगार जो है वो इस समय इसका लाभ उठा पा रहे हैं। आज की डेट ये है कि युवा संबल योजना, जिसके लिए इन्होंने शुरू में कहा था कि हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे, 27 लाख से ऊपर हमारे पास बेरोजगार हैं और उनको हम लोग भत्ता प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन आज स्थिति हो गई कि हम 4000 पर आ गए और उनकी भी ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुई है। तो अभिषेक जी, ये जुमलों से ऊपर कुछ नहीं है। चिरंजीवी योजना की सच्चाई मैं बताती हूं आपको कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स ने अभी तक भी चिरंजीवी योजना को नहीं अपनाया है। अभी भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जो इन्होंने रख रखे हैं उसके अंदर आप अभी भी देखेंगे कि हेल्प डेस्क नहीं है। चिरंजीवी योजना जो एसएमएस में आपने इंप्लीमेंट करी थी उसमें भी अभी बेसिक दवाइयां नहीं मिल रही हैं। आप देखिए, आपने व्यवस्था कुछ करी नहीं, आपने अनाउंसमेंट किए बड़े बड़े, पब्लिक को ख्वाब दिखाया बड़ा बड़ा, लेकिन आपने एसएमएस के अंदर अव्यवस्था जो है वो पूरी तरह से फैली। और वो पर्ची सिस्टम अभी भी याद होगा स्वर्णिम जी, जब आपके मंत्री और मुख्यमंत्री जी जाके पूछते हैं तो बताते हैं पर्ची दे दी जाती है कि बाहर से जाके दवाइयां लेकर आइए। तो देखिए, जब तक आप ग्राउंड लेवल पे जाके चेक नहीं करेंगे कि क्या एक्चुअल पोजीशन है उन योजनाओं की, मुझे लगता है ये सिर्फ और सिर्फ टीवी के सामने बोलने में अच्छा लगेगा, लेकिन जनता इससे राजी नहीं है। चिरंजीवी योजना में हॉस्पिटल्स कर क्या रहे हैं, प्रॉब्लम कुछ और है, ऑपरेशन कुछ और हो रहे हैं, इसलिए हो रहे हैं कि कहीं और से हमको पैसा रियम्बर्स हो जाएगा। तो इस तरह की योजनाएं आपके लिए सक्सेसफुल नहीं हो पाई, इसमें सुधार की आवश्यकता। और जब सुधार के लिए कहते हैं तो ये लगातार ये बात कहते हैं कि आपको तो इन योजनाओं से समस्या है। अरे भाई, समस्या हमें इस बात से है कि आप इंप्लीमेंट नहीं करा पाते हो। आपके ही विधायक कहते हैं, आपके ही लोगों की बातें हैं, जी आप साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि तमाम योजनाएं इंप्लीमेंट नहीं करा पा रहे, कांग्रेस पार्टी की ओर से, कांग्रेस सरकार की ओर से लाई जाती है, लेकिन इंप्लीमेंट जो है उनका नहीं हो पाता जमीनी स्तर पर। स्वर्णिम जी, जवाब। देखिए, मैं तो एक छोटी सी बात कर रहा हूँ। अभी राखी जी ने कहा, जो शायद मेरी बात इन्होंने सुनी नहीं थी, ये व्यस्त रही होंगी कोई और आंकड़े देखने में। मैंने अभी ये बताया कि मुख्यमंत्री संबल योजना के तहत आप कह रही हैं कि आज की डेट में कितने लाभार्थी, ये बता दीजिए। देखिए स्वर्णिम जी, इधर उधर की बात नहीं कीजिए ना। आज की डेट में कितने लाभार्थी हैं युवा संबल योजना में? आप ऑफिशियल चैनल पे बताइए कि कितने लोग अभी इसमें इसका लाभ उठा पा रहे हैं, ये बताइए आप। सुन लीजिए तो। स्वर्णिम जी बोलिए, बिल्कुल बोलिए, सच बोलिएगा। स्वर्णिम जी, एक बार यहाँ पर माफी के साथ मैं रोकना चाहूंगा आपको। स्वर्णिम जी, एक बार माफी के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगा। राखी जी, आपको भी रोकना चाहूंगा, मेरी मजबूरी है, मुझे यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के उस पार आऊंगा मैं। स्वर्णिम जी, आपसे इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। चलो, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बड़ी बहस में, और एक बार फिर से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। स्वर्णिम जी, चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से आपसे करेंगे। जिस तरीके से ब्रेक पर जाने से पहले आप पर तमाम आरोप लगे, कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगे, जिस तरीके से राखी जी ने कहा कि कांग्रेस की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से कांग्रेस की तमाम वादे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आता है।
देखिए, मैंने आपको कहा ना कि मैंने अभी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा, मोदी जी द्वारा जो वादे किए गए थे, मैंने उनकी जानकारी आपको दी। जानकारी तो सबको, मैंने तो दोहराया भर था, उन पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अभी जो बात आ रही थी, जो मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहता था, वो ये था कि अभी राखी जी कह रही थी, मैंने कहा था 4,000 रुपए जो है मेल को और 4,500 अभी कितने लाभान्वित है वो बता दीजिए। अभी कितने लाभान्वित आज के डेट में ये बता दीजिए ना। 4,83,000 लोग लाभान्वित हो चुके हैं। सुनिए, आज की डेट में कितने आज कितने लोगों को आप दे रहे हैं बेरोजगारी भत्ता, ये बता दीजिए सर। और सुनिए, नहीं, सबको मालूम चले ना क्या कर रही है सरकार, मालूम चले कि ग्राउंड लेवल पे कितने लोगों को भत्ता मिल रहा है। सर, आपका भी नॉलेज बढ़ेगा। रोजगार प्रतिवर्ष देने वाली सरकार नहीं बताएंगे अभिषेक जी। देखिए, चोर की गाड़ी में कहा, ये नहीं बताएंगे। आपका पूरा समय दिया मैंने। राकेश जी, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको पूरा समय दिया था। सुन लेते हैं यहाँ पर स्वर्णिम जी क्या कह रहे हैं, इसके बाद आपसे जवाब देंगे। आपको भी जवाब देने में आसानी रहेगी। लोग लाभान्वित हैं ये बता दीजिए। ठीक है राखी जी, आपकी बात मैं समझ रहा हूं, मुद्दा आपका भी बेहद गंभीर है और बेहद अहम है। आऊंगा आपके पास, एक बार स्वर्णिम जी को सुन लेते हैं पहले। स्वर्णिम जी, देखिए अभिषेक जी, अब मैं बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की समस्या यह है कि सुनना ये चाहते नहीं है। हमारे यहाँ पे जो योजनाएं बनती है ना, वो योजनाएं बनती है जनप्रतिनिधियों से चर्चा करके। जिनके यहाँ पे योजना बनती है अग्निपथ जैसी या काले कृषि कानून जैसी, जो प्रधानमंत्री बनाते हैं अपने दफ्तर में अकेले बैठ करके, और फिर जनप्रतिनिधियों को बताते हैं कि अब जाकर के जनता को बताओ कि हमने तुम पर ये एक योजना थोप दी है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है, यह कांग्रेस की नहीं है। इसीलिए कांग्रेस जब काम करती है तो वहां पे युवाओं से भी पूछती है, भरत जी से पूछती है, जब इनकी मांग होती है तो उसको लेकर के मंथन करती है। इसीलिए आज मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम मंथन कर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ ये मांग आई है। तो ये मुद्दा ये है, ये कार्यशैली है जिसको हम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जिसने अपने राजस्थान के शासन में 1.5 लाख नौकरियां दी थी और 3.5 लाख नौकरियों जो अभी पाइपलाइन में जो हम दे रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को नजर नहीं आएगा। ये 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देने का वादा करते हैं, 16 करोड़ नौकरियां तो कहीं मिली नहीं, और 10 लाख की अभी इन्होंने घोषणा की है, जबकि 26 लाख 29,000 पद केंद्र सरकार के समक्ष उनके विभागों में खाली पड़े। 2 लाख वैकेंसी थी, सेना में भर्ती होनी थी जिसके लिए आंदोलन कर रहा था युवा, लेकिन निकाली क्या आपने? 4 साल के लिए, 4 साल बाद जिनमें से आप 75% को रिजेक्ट करके घर भेज देंगे, वो योजना। तो ये छलावे भारतीय जनता पार्टी की आदत है। जब खुद काम नहीं कर सकते तो दूसरों के कामों पर भी आपको उंगली उठानी है। अरे भैया, चैनलों पे उंगली मत उठाओ। अगर इतनी बुरी योजनाएं हैं हमारी या आपकी इतनी अच्छी योजना है तो जनता के बीच जाकर के अपनी अग्निपथ के लिए समर्थन मांग करके देख लो, एक बार पता पड़ जाएगा ग्राउंड लेवल पर क्या है। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये कार्यशैली है भारतीय जनता पार्टी की। ना किसी से मंथन करना, ना चर्चा करनी, ना स्टेक होल्डर से बात करनी। अगर 4,83,000 युवा स्वर्णिम जी आपकी बात समझिए, सहायता पा सकते हैं, स्वर्णिम जी तो इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है स्वर्णिम जी, आपकी बात समझे। ठीक है राखी जी, ठीक है, आप कहिए क्या कह रही थी, आप किस तरीके से आप जवाब देंगे? यहाँ पर लगातार जो उंगलियां हैं, सवालिया निशान जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर और केंद्रीय नेतृत्व पर भी उठ रहे हैं। देखिए, अपनी योजनाओं के बारे में कुछ बताएंगे नहीं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, एक ऐसी सरकार जिसने 3.5 साल के अंदर जितना समय विधानसभा में नहीं बिताया, उससे ज्यादा से समय होटलों में बिताया, ऐसी सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट कुछ भी कराएंगे? देखिए, सरकार की तरफ से हमेशा से ऐसा ही प्रयास किया जाता है कि अनाउंसमेंट किए जाएं, लेकिन उसको ग्राउंड लेवल पे, और जब भारतीय जनता पार्टी इस बात को उठाती है कि आपकी इन योजनाओं में ये कमियां हैं, आपको ग्राउंड लेवल पे यहां काम करने की जरूरत है, तो ये बोलते हैं कि हमें इन चीजों का हम लोग विरोध कर रहे हैं, जबकि विरोध नहीं है। कमियां बताना विपक्ष के तौर पर हमारी नैतिक दायित्व भी बनता है, और उसी के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि यहां प्रॉब्लम है। 2002 के अंदर भी इन्हीं मुख्यमंत्री जी ने एक बार जो गवर्नमेंट शिक्षक हैं उनके लिए इस तरह का कोई प्रोविजन किया था जिसने सुप्रीम कोर्ट से लताड़ लगी और उसके बाद में उसको रोका गया था। तो बिना किसी बेस के अगर अपन किसी चीज को उठाएंगे आगे, तो निश्चित तौर पे उस पर क्वेश्चन आएगा कि आप सिर्फ और सिर्फ उनकी भावनाओं को, उनकी एक्सपेक्टेशन को उठा रहे हो, ऊंचा लेके जा रहे हो, जबकि आपने तैयारी कुछ करी नहीं है। दूसरी बात, अग्निवीर योजना के बारे में अभी स्वर्णिम जी ने बहुत लंबी चौड़ी बात की। मैं पूछना चाहती हूं कि आपको क्यों कांग्रेस को हर बार प्रॉब्लम होती है कि जब भी सेना कोई काम करेगी यहाँ के इंस्टीट्यूशन पे, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो सेना हो,
चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, इनको जो फेवर करता है उसको तो हम मानेंगे, जो इनको फेवर नहीं करता उसमें हमें समस्या हो जाती है। ये एक ऐसे राजस्थान में बैठ के हम बात कर रहे हैं जहां पे सीएचएस कई महीनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक ऐसे राजस्थान में हम बात कर रहे हैं जहां पे बेरोजगारी दर मैक्सिमम है। एक ऐसे राजस्थान में हम बात कर रहे हैं जहां बिजली, अभी फ्री बिजली की बात कर रहे थे, फ्री बिजली क्या देने के लिए बिजली नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार में जहां पे आपका कांग्रेस की सरकार है, उसको कोऑर्डिनेशन आपकी प्रॉब्लम है रोजगार को लेकर। ठीक है राखी जी, यहाँ पर रोजगार को लेकर भरत जी से बात कर लेते हैं। ठीक है राखी जी एक बार भरत जी से बात कर लेते हैं रोजगारों को लेकर। भरत जी आपके पास आऊंगा मैं और जानकारी आपसे लेना चाहूंगा, जिस तरीके से प्रदेश सरकार की ओर से तमाम दावे किए जा रहे हैं, आप किस तरीके से उन दावों को देखते हैं रोजगार के संदर्भ में? जी देखिए, रोजगार देने के दावों को तो आज तक सिर्फ दावे ही रहे हैं, और मैनिफेस्टो का तो एक सिस्टम करना चाहिए। जो भी पार्टियां आती हैं, जो अपना मैनिफेस्टो लेके आती हैं चुनाव के वक्त, तो उनपे 420 का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए अगर वो मैनिफेस्टो पूरी नहीं करती हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि लगभग ये बेवकूफ बना के 90% उनमें मांगे पूरी नहीं हो पाती, और जनता, युवा, जो भोला वाला युवा है, किसान है, मजदूर वर्ग है, जो भी शोषित वर्ग है, जो सारे लोगों को बढ़िया बढ़िया गोलियां दी जाती हैं अच्छी, और ये इस प्रकार की प्लानिंग्स लेके आते हैं, इतनी जोरदार हवा बनाते हैं और शानदार डेमोबाजी करके चुनाव जीत के आ जाते हैं। उसके बाद डिबेट्स होती है, तो डिबेट्स में क्या होता है, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो या अदर पार्टी, जो एक दूसरे पे आरोप लगाते रहते हैं, वो उसके लिए ये बोलेगा, ये उसके लिए वो बोलेंगे, बात पहुंच जाती है किसी तीसरे मुद्दे पे, बात चल रही होती है रोजगार की, उससे कोई मतलब नहीं रहता। ये बड़ा दुर्भाग्य है, इस तरह की चीजों पे भी ध्यान देना पड़ेगा। फिर रोजगार के मामले में सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूं आपको, जब सोशल मीडिया का जमाना है, इतना हाईटेक हो गया सारा सिस्टम, तो आप विशेषज्ञों से राय लेते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये विशेषज्ञ होते कौन से हैं, आज तक उनको ढंग से हम देख नहीं पाए, उन्होंने कभी लाइव वीडियो आके उन्होंने उनके फायदे और नुकसान नहीं गिनाए। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य। तो युवाओं से खुद को इनको वोटिंग करवानी चाहिए। किसी भी योजना को इंप्लीमेंट करने से पहले 4 चीजें होती हैं। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, उस योजना का ऑब्जर्वेशन होता है, उसके बाद उसके अंदर आप वो रिसर्च करते हैं, रिसर्च के बाद प्लानिंग, और प्लानिंग के बाद इंप्लीमेंटेशन होता है। लेकिन उसके साथ साथ एक नया कदम साथ उठाना पड़ेगा, जिसमें एडवाइस लेनी पड़ेगी युवाओं से। युवाओं से आप वोटिंग करवाइए ना कि ये योजना किस प्रकार की है, वोटिंग भी साथ में एक कदम उठाना पड़ेगा। और इस तरह से रोजगार में, जैसे अब कोई भी योजना है, अब ये कह रहे हैं युवा संबल योजना वाला, पहली बात तो युवाओं को इस तरह से बनाइए ना कि उनको भत्ता लेना ही नहीं पड़े, उनको रोजगार मिले, और आप उनको आत्मनिर्भर बनाइए, और उनको ज्यादा से ज्यादा सरकारी नौकरियां केवल इसका वो नहीं है समाधान। प्राइवेट सेक्टर में भी बाहरी राज्यों का कोटा है जो फिक्स होना होगा सब तरीके से, क्योंकि अपने जो प्राइवेट सेक्टर में जैसे अलवर या एनसीआर एरिया जो राजस्थान का, या कई ऐसी जगह है जहां पे अच्छी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज वगैरह है, तो उनमें भी या खाने हैं, यहाँ पे बाहर से लोग आ जाते हैं और ज्यादातर लोग उन्हीं पे कब्जा करके बैठे। तो एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और सबसे बड़ी बात, प्राइवेट सेक्टर में जो शोषण हो रहा है, 7-7 हजार से 8-8 हजार से ऊपर सैलरी नहीं मिलती है। लोग बीएससी नर्सिंग, जीएनएम या डेंटिस्ट 12-12 10-10 हजार में फार्मासिस्ट नौकरी कर रहे हैं, जिनकी डिग्री 8-8 लाख रुपए में डिग्री होती है, 10-10 लाख में। उसका ब्याज क्या होता है, 2 रुपए सैकड़ा, 1 रुपए सैकड़ा हिसाब के हिसाब से भी आप देखेंगे तो लास्ट एंड फाइनल आप देखिए 8-8 10-10 हजार रुपए, तो उसका सालाना ब्याज नहीं, मंथली ब्याज हो गया। तो आप देखिए, ठीक है भरत जी आपकी बात समझे, ठीक है भरत जी, ठीक है भरत जी आपकी बात समझे। एक बार चर्चा को यहाँ पर विराम लगाएंगे। इस बीच सीएम अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके से कैंसर अस्पताल का निरीक्षण उद्घाटन कर रहे हैं, उस कार्यक्रम में ले चलते हैं। वो भूखा नहीं सोएगा। तो आप लोगों ने जो रिवाइज है, यहाँ की संस्थाएं, एनजीओ, आप सब लोगों ने एक दूसरे की इमदाद करी और कोई भूखा नहीं सोया। सरकार ने भी हमने 5,500 रुपये भेजे 5 बार किस्तों के अंदर। घरों में जो बिल्कुल गरीब थे, जैसे लोग थे, वो भूखा नहीं रहना चाहिए। प्रबंधन चाहे 40,000 के इंजेक्शन थे, वो भी फ्री लगाए गए, इलाज फ्री रखे। तो ये जो मेडिकल को राजस्थान ने जो अपनाया है एक प्रकार से, जिसकी हिस्ट्री बताई आपको अभी करता जी बिना जी ने, पिछले टर्म में मैंने दवाएं फ्री करने की घोषणा करके 700, 800, 900 दवाएं फ्री करी थी। उसके बहुत बड़ा पूरे देश के अंदर मैसेज गया था। चलिए, सीएम अशोक गहलोत को इस वक्त आप सुन रहे थे, किस तरीके से सीएम अशोक गहलोत जो है यहाँ पर सभा को संबोधित कर रहे थे। और बहस का रुख एक बार फिर से करते हैं, और स्वर्णिम जी आपका ही रुख करूंगा मैं। जिस तरीके से आपने यहाँ पर भरत जी को भी सुना, भरत जी न तो पक्ष के हैं न तो विपक्ष के हैं, जिस तरीके से युवाओं की बात उन्होंने आपके बीच रखा, यहाँ पर विपक्ष की ओर से आरोप नहीं लगे, खुद युवाओं की ओर से आरोप लगे हैं कि सरकार की ओर से तमाम योजनाएं तो लाई जाती हैं, लेकिन लाभ जो है वो जनता तक, या यूं कहें कि युवाओं तक जो है, जो युवाओं के लिए योजनाएं बन रही हैं, वो सीधे तौर पर नहीं पहुंच पा रहा है।
जी अभिषेक जी किससे पूछ रहे हैं हम? जी स्वर्णिम जी आपसे ही पूछ रहा हूं मैं। हाँ देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूं कि अभी देखिए हमने डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे, ये भरत जी ने भी कहा कि भाई युवाओं से पूछना चाहिए, यानी कि इनका तात्पर्य है कि स्टेक होल्डर्स जो है उनसे बात होनी चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी के शासन में तो समस्या है कि अरे आप युवा संबल योजना में पूछा था क्या इनसे पहले आपने? अरे कैसी बातें कर रहे हैं अभिषेक? संसद में आपने अग्निपथ योजना को लेकर के आपने कोई चर्चा की? पूछा था क्या कि इंटर्नशिप फॉलो करेंगे? उसमें जो समस्या आने वाली है, जो समस्या आने वाली है राजस्थान, हरियाणा, अपनी बात नहीं करनी है इनको, और वो समस्या ये है, इनको मालूम नहीं युवा संबल योजना में कितने लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं आप। तो जैसे रेजिमेंट सिस्टम समाप्त किया, मैं राजस्थान की बात करता हूँ यहाँ पे 7,500 युवा संबल योजना 7,500 पूछ के चेंज की थी क्या? आपकी मैनिफेस्टो में कुछ और था, बाद में कुछ और हुआ, अब क्या होगा? किया था क्या? रेजिमेंट सिस्टम समाप्त करने के बाद राजस्थान से केवल भर्ती होंगे 2600 युवा, उनमें से भी केवल रिटेन होंगे 25%, यानी कि 650, 7,500 और 650। लेकिन यहाँ पर स्वर्णिम जिस तरीके से राखी जी भी कर रही हैं कि युवा संबल योजना को लेकर भी आप बार बार पीछे रहे हैं, उस पर जवाब दीजिए। आपने युवाओं से पूछा किया था कि इंटर्नशिप होगी? पूछा था क्या? ये बैठे बहनेबाजी कहते हैं, भरत जी बैठे, पूछिए इनसे पूछा था क्या? सुनिए, जबरदस्ती ज्ञान दे रहे हैं। 4,83,000 युवाओं को हम आज तक यहाँ पे लाभ दे चुके हैं। दूसरी नहीं, आपने इंटर्नशिप की डाल दी उसमें क्लॉज, क्या आपने युवाओं से पूछा था क्या? भरत जी बताइए, पूछा था क्या कि इंटर्नशिप की हम डालेंगे इसमें क्लॉज? नहीं पूछा। आज इनसे पूछो, आज की डेट के अंदर कितने लाभान्वित हैं नहीं मालूम है। चलिए कि ऐसी बातें मत कीजिए। आज सीएचए ग्राउंड पे बैठा है। इंटर्नशिप योजना होती है युवाओं की, दूसरा ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड है राजस्थान में, दूसरा ग्रेजुएट। स्वर्णिम जी राकेश जी ठीक है, आप दोनों लोगों की बातों को समझे। हम यहाँ पर सीधी सी बात यहीं पर है कि तमाम राजनीतिक दल जो है वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, और यह आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो शायद कभी समाप्त नहीं होगा। मैं जल्दी जल्दी 30 सेकंड आप दोनों लोगों को दूंगा, समय कम है मेरे पास, फाइनल कमेंट लूंगा यहाँ पर। राकेश जी पहले फाइनल कमेंट मैं आपसे लूंगा, ठीक है? स्वर्णिम जी समय कम है मेरे पास, यहाँ पर चर्चा पर भी विराम लगाना है मुझे। फाइनल कमेंट राकेश जी आपसे, 30 सेकंड आपके पास। देखिए अभिषेक जी, अभिषेक जी, जिस तरह से झूठे वादों के साथ में घोषणा पत्र के हर एक स्टेटमेंट को गलत प्रूफ करते हुए कांग्रेस सरकार 3.5 साल से चल रही है, वैसे युवाओं के कामों के साथ में उनके साथ में खिलवाड़ कर रही है। आप देखिए, उन्होंने युवा संबल योजना में बेरोजगारों को भत्ता देने की बात की, लेकिन उस पर वो पलट गई। अभी भी ये जो 100% आरक्षण की बात है, हम तो खुश हैं कि अगर हमारे लोगों को ज्यादा मौका मिले, लेकिन ये ग्राउंड लेवल पे होगा नहीं। बेटर ये है कि मुख्यमंत्री जी अपना पूरी एनर्जी इस बात पे लगाएं कि जो भर्तियां हो वो बिना किसी नकल के, बिना किसी फर्जीवाड़े, बिना किसी पेपर लीक के, और इनके जो मंत्री इन्वॉल्व हैं उन पर एक्शन लेकर के एक मिसाल पेश करें कि अगर किसी ने इस तरह का काम किया तो हम लोग उस पर बहुत कठोर कदम उठाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने छोड़ दिया। आपके मंत्री, बेगू मंत्री, आपके एमएलए कह रहे हैं कि मंत्री इसमें इन्वॉल्व है, रीट लेवल 2 में सीबीआई जांच कराइए। स्वर्णिम जी आपसे फाइनल कमेंट लूंगा, 30 सेकंड। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आदत है पहले वादे करो और उनको फिर जुमला करार दे करके पीछे हट जाओ। ये भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 8 साल से करके हिंदुस्तान में दिखाया है। इसके अलावा हिंदुस्तान में कुछ नहीं किया। राजस्थान पर सबसे बड़ी, अगर आज बेरोजगारी दर है हिंदुस्तान में तो आज है 45 साल में सबसे ज्यादा, 70 साल में सबसे ज्यादा ये बेरोजगारी दर है। आज अगर लेकिन राजस्थान के युवा भी सड़कों पर दिखाई देते हैं, लेकिन स्वर्णिम जी राजस्थान के युवा भी सड़कों पर दिखाई देते हैं राजस्थान सरकार के विरोध में ही। और भरत बेनीवाल जी इसका सही जवाब दे पाएंगे। भरत जी, भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश हरियाणा। स्वर्णिम जी, भरत जी से फाइनल कमेंट एक बार लेता हूं मैं। भरत जी, अभी बेरोजगारी दर तो बहुत ज्यादा है राजस्थान में जी। मेरा तो फाइनल कमिटमेंट सर आपकी अपने मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक यही बात पहुंचाना चाहूंगा कि आप जो ये 100% जो बाहरी राज्यों के कोटे बाहरी राज्यों को रोकने के हिसाब से जो ये कर रहे हैं, तो ये इसका हम स्वागत तो करते हैं, लेकिन इसको इंप्लीमेंट भी कीजिए। दूसरा जो है, जो जितने भी बेरोजगारी भत्ता है उसमें कंडीशन जो है वो बंद कीजिए। तीसरी चीज सबसे बड़ी बात, जो भर्तियां अभी पेंडिंग चल रही है उनको करा दीजिए, क्योंकि भरत जी साफ तौर पर जो भर्तियां जो लंबित पड़ी हैं उनको कराया जाए, उनका क्रियान्वयन किया जाए, उनको फाइनल स्टेज पर पहुंचाया जाए। और सीधी सी बात यहां पर यह भी है कि राजनीतिक दल, ठीक है भरत जी आपकी बात भी समझे, यहां पर सबसे बड़ी बात यहां पर यह भी है कि राजनीतिक दल जो इस वक्त लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर यह है कि इन राजनीतिक दलों को और इन राजनीतिक दलों की जो सरकारें जिन जिन प्रदेशों में है, यहां पर इन्हें अपने अपने गिरबान में झांकना चाहिए। इसके बाद एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो है लगाना चाहिए। इसके साथ चर्चा पर विराम लगाऊंगा। भरत जी, राखी जी, स्वर्णिम जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों मेहमानों ने अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज राजस्थान को दिया है, और यहां पर यही एक
कि जिस तरीके से सीएम अशोक गहलोत ने इस बात की अनाउंसमेंट कर दिया, घोषणा कर दी है कि इसको लेकर काम किया जा रहा है कि राजस्थान में 100% आरक्षण राजस्थान के युवाओं को दिया जाएगा। हम भी उम्मीद यही करते हैं कि जो कुछ भी फैसला आए वो युवाओं के हित में हो और एक बार फिर से युवा जो है वो प्रदेश की सड़कों पर नजर ना आए, युवा जो है वो कहीं बेहतर जगह पर कार्य करते हुए नजर आए। इसी के साथ चर्चा पर विराम लगाएंगे। धन्यवाद। देखते रहिए इंडिया न्यूज।